हेलो एवरीवन। तो आज हम 8th क्लास का मैथ का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो बेसिकली परिमेय संख्याएं हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ा ये जानेंगे कि जो चीज़ें हम आज अब तक पढ़ते आए हैं 6th क्लास से या 5वीं क्लास से, उनको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं आज, और उसके बाद उनके साथ साथ हम परिमेय संख्याओं को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स होती हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, मैथ से अगर हिंदी में इनको प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। तो प्राकृत संख्याएं होती क्या हैं? तो प्राकृत संख्याएं बेसिकली जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 और उसके बाद डैश 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 आगे तक, मतलब जितनी भी पॉजिटिव नंबर हैं जो 1 से शुरू होती हैं और आगे तक जाती हैं, तो उनको सबको हम प्राकृत संख्याएं बोलेंगे। दूसरा आता है आपका पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती हैं, और उसके बाद 0 के बाद जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और डैश 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 आगे तक आप चले जाओ, तो ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं, और 0 के बाद जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सब की सब पूर्ण संख्याएं होती हैं, राइट। इसके बाद आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होता है? बेसिकली पूर्णांक जो है जैसे कि पूर्णांक संख्या जैसे आपका 1 2 3 4 5 और आपने 0 भी ले लिया, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे ये पूर्ण संख्या है। यहाँ से अगर हम लेते हैं तो प्राकृत संख्या है, लेकिन अगर इसको हटा के हम 0 से काउंट करते हैं तो पूर्ण संख्या है। तो जो पूर्णांक जो होते हैं वो प्राकृत पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं का जो समूह होता है, मीन्स 0 1 2 3 4 5 ये सब के सब पूर्णांक हैं। इसके साथ साथ जितनी भी नेगेटिव नंबर्स, मतलब जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे कि 0 के इधर आएंगे तो -1 -2 -3, तो ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है? पूर्णांक हैं। तो मतलब पूर्णांक हुआ क्या? संख्या ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। ये मीन्स पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। इसके बाद आता है आपका धनात्मक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर्स जिसमें कि प्लस का साइन होता है। तो अभी जैसे हमने इसमें देखा कि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। धनात्मक संख्या है जो प्लस का साइन होता है और हमेशा 0 से राइट की तरफ, फॉर एग्जांपल ये हमने 0 ले लिया, इससे राइट की तरफ मतलब दाईं तरफ अगर हम चलेंगे तो सारी प्लस की संख्याएं आएंगी, +1 +2 +3 +4 और +5। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? धनात्मक हैं। इनको हम धनात्मक संख्याएं बोलेंगे। इसके बाद आता है ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? जैसे ये 0 है, तो 0 से जब हम लेफ्ट की तरफ आएंगे, लेफ्ट की तरफ ये 0 हुआ और ये हो गया आपका लेफ्ट, मतलब बाईं तरफ आएंगे तो सारी माइनस की संख्याएं होंगी, और हर जो भी संख्या माइनस की होती है उनके साथ हम माइनस का साइन जरूर लगाते हैं। प्लस की संख्याओं के साथ एक बार के लिए अगर हम नहीं भी लगाएं तो ये हम मानते हैं कि जिस संख्या के साथ कोई साइन नहीं है वो प्लस की होती है, पर माइनस की संख्या के साथ डेफिनेटली माइनस लगा हुआ होता है, नहीं तो वो किसकी मानी जाएगी? प्लस की मानी जाएगी। तो जैसे -1 -2 -3 -4, तो ये सारी की सारी संख्याएं हो गई ऋणात्मक। यस। इसके बाद हम आते हैं परिमेय संख्या पर, जो कि हमारा चैप्टर है जिसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। तो परिमेय संख्याएं होती क्या है? परिमेय संख्याएं बेसिकली परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां पर P और Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं और Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, Q बराबर 0 नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल या हम यूँ कहें कि जितनी भी भिन्न होती हैं, भिन्न हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा है, 6th और 7th क्लास में हमने भिन्न पढ़े हैं, फ्रैक्शंस पढ़े हैं। तो भिन्न जैसे कि आपने लिखा 2/3, जिसमें 2 को हम अंश बोलते हैं और 3 को बोलते हैं हर। अगर हम इस 2 को अंश के साथ साथ अगर हम P बोलें और इस हर को 3 को हर के साथ साथ Q बोलें, तो ये 2/3 जिसको कि हमने अभी बताया था कि ये भिन्न है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, राइट। परिमेय संख्या है। तो जितनी भी भिन्न होती हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद आता है आपका फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि कोई संख्या
अकेली है, उसका हर नहीं है। जैसे आपने लिया यहाँ पे एक 7, अब 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, हर नहीं है, तो 7 क्या है, यहाँ पे अंश है। अब आपसे कोई पूछे कि क्या 7 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ जी 7 एक परिमेय संख्या है। कैसे 7 एक परिमेय संख्या है? क्योंकि 7 के नीचे हम क्या ले लेंगे, 1। जिस भिन्न के नीचे या जिस परिमेय संख्या के नीचे हर नहीं होता या उसका क्यू नहीं होता है, तो हम उसका क्यू 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उसका क्यू 1, क्योंकि 1 से भाग देने पर अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 7 को 1 से भाग करोगे तो 1 का भाग 7 में 7 बार ही जाएगा, इसलिए हम इसका अंश क्या मान लेंगे, 1। अब ये किसके रूप में हो गई, P बटे Q के रूप में। P बराबर हो गया आपके पास 7 और Q बराबर हो गया आपके पास 1, इसलिए 7 जो है वो एक परिमेय संख्या है जिसमें P और Q दोनों दिए हुए हैं। अब बात आती है, यहां पे लिखा हुआ है कि Q बराबर 0 नहीं होता। किसी भी परिमेय संख्या का हर 0 नहीं होता, और 0 नहीं होता है तो उसका, जैसे कि उसका 0 नहीं होता तो उसका जो Q है वो नेगेटिव भी नहीं होता। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्या। जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो 0 से छोटी होती है। कैसे 0 से छोटी होती हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन जैसे कि ये 0 हुआ, इसके इधर जाएंगे तो सारी धनात्मक संख्याएं आएंगी और इसके लेफ्ट में आएंगे तो सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। ये हो गया हमारे पास 0। तो 0 से दाईं तरफ जब हम दाईं तरफ जाएंगे तो जो संख्याओं का ऑर्डर है वो बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ आएगा 1, 2, 3, 4 और 5। अब 5 से हम बाईं तरफ आएंगे, वापस इधर आएंगे, इधर की तरफ आएंगे, तो जो ऑर्डर है वो क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। 5 है यहाँ पे, यहाँ से 4 जो कि 5 से छोटा है, फिर इधर क्या आ गया 3 जो कि 4 से छोटा है, इधर आ गया 2 जो कि 3 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, 0 1 से छोटा है, तो -1 क्या होगा, -1 0 से छोटा होगा, और -2 -1 से भी छोटा होगा। इसका मतलब वो 0 से छोटा हो गया। तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सारी की सारी 0 से छोटी होती हैं। 0 से क्या होती हैं, छोटी होती हैं। अब किसी परिमेय संख्या का Q अगर 0 नहीं हो सकता तो किसी भी परिमेय संख्या का जो Q है वो ऋणात्मक संख्या भी नहीं होती। इन केस जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लिखा हुआ होता है 2/-3, अगर ये हर माइनस आ जाता है तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको हमें प्लस बनाना पड़ेगा, और प्लस बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, इसको हम -1 से गुणा करेंगे, और जो हम डाउन के मतलब बॉटम के साथ करते हैं वही हमें टॉप के साथ करना है। मीन्स जो हम हर के साथ करते हैं वही हमें अंश के साथ भी करना है। अगर हम -3 को -1 से गुणा करते हैं तो अंश 2 है, 2 को भी हम -1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 2 गुणा -1 -2 बन गया, और -3 -1 को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये बन गया 3। तो यहाँ पे देखा आपने, जो हर है, जो Q है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल गया। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। तो हमने अभी परिमेय संख्या के बारे में सीखा कि परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में होती है। तो चलो अब हम सीखते हैं कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है समवृत्त। समवृत्त मतलब क्लोजर। क्लोजर मीन्स जैसे कि जब हम दो संख्याओं को जोड़कर या घटाकर या गुणा करके या भाग करके अगर हमें एक संख्या ही प्राप्त होती है, विच मीन्स जैसे कि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं और अगर उनका योगफल परिमेय संख्या आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत्त होती हैं। तो हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि ये योग के अंतर्गत समवृत्त हैं या समवृत्त नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे योग के अंतर्गत समवृत्त, तो हम एक परिमेय संख्या लेते हैं यहाँ पे 2/3 और जोड़ते हैं हम इसमें प्लस 4/3। यहाँ पे हम हर समान इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें जोड़ने में आसानी हो जाएगी। तो जब हम परिमेय संख्याओं को या भिन्नों को जोड़ते हैं तो हम पहले हरों को समान करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हर दोनों के समान है इसलिए हमने 3 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 2 को और 4 को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 6/3। तो 6/3 जैसे अगर 2/3 एक परिमेय संख्या है और 4/3 भी परिमेय संख्या है तो इसका जो योग है वो क्या है हमारे पास 6/3, जो कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत या उनको जोड़ने पर वो संवृत्त होती हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि घटा करने पर भी वो संवृत्त होती है या नहीं होती है। तो हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। लेट्स से 4/3 और इसमें से हमने घटा कर दिया, माइनस कर दिया हमने इसमें से 2/3 को। तो सेम यहाँ पे 3 हमारा एलसीएम आ गया और 4 में से हम 2 को क्या कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे। तो 4 में से 2 गया तो कितना बच गया हमारे पास, 2 बच गया और आ गया हमारे पास 2/3। तो जैसे ही 4/3 एक परिमेय संख्या है और -2/3 भी एक परिमेय संख्या है, तो 4/3 में से -2/3 को घटाया तो हमारे पास कितना आ गया, 2/3, जो कि एक परिमेय संख्या है जिसमें 2 p है और 3 क्या है, यहाँ में q है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि परिमेय संख्याएं घटा करने के दौरान भी संवृत्त होती हैं। ओके, इसके बाद आता है गुणा करने पर। तो मतलब अगर हम दो परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो क्या गुणा करने पर उनका जो गुणनफल है वो भी एक परिमेय संख्या होगी? चलो हम इसी एग्जांपल को कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास 2/3, गुणा करेंगे हम इसको 4/3 से। तो जब हम दो भिन्नों को या परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो क्या याद रखना है हमें, हमेशा अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। मतलब टॉप मल्टीप्लाई टॉप एंड बॉटम मल्टीप्लाई बॉटम। तो अंश 2 और 4 को गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 आ गया, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 9 आ गया। 8/9 किसके रूप में आया, p/q के रूप में। और जो भी संख्या p/q के रूप में होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो क्या समझ में आया हमें समझ में आया कि दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर उनका गुणनफल एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत या गुणा करने पर संवृत्त होती हैं। ओके, इसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास विभाजन। विभाजन मतलब होता है भाग देने पर। क्या दो परिमेय संख्याएं भाग देने पर संवृत्त होती हैं? यस, दो परिमेय संख्याएं भाग देने पर संवृत्त होती हैं, लेकिन अगर आप किसी परिमेय संख्या को 0 से भाग करते हो तो वो परिमेय संख्या संवृत्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर जैसे 6/4 एक परिमेय संख्या है और इसको हमने भाग दिया किससे, 0 से। तो जब हम 6/4 को 0 से भाग देंगे तो इसका जो भागफल है वो कुछ भी नहीं आएगा, कोई उत्तर इसका नहीं आएगा। मतलब इसका जो उत्तर है वो एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी परिमेय संख्या को 0 से भाग देने पर वो संवृत्त नहीं होती। लेकिन अगर आप एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग दोगे, ठीक है, जबकि हमें पता है कि 0 एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन 0 से भाग देने पर संवृत्त नहीं होती, बट 0 के अलावा अगर हम किसी दूसरी परिमेय संख्या से भाग देंगे तो वो संवृत्त होती हैं। कैसे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हमने लिया यहाँ पे 7/4 जो कि एक परिमेय संख्या है, इसको हमने भाग किया 6/4 से। तो बराबर अब 7/4 पहली परिमेय संख्या को हमने ऐसे जैसी थी वैसे ही रख दिया। जब हम दो परिमेय संख्याओं को या भिन्नों को भाग करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो भाग का साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है, और जो लास्ट वाली पर जो दूसरी परिमेय संख्या है जो भाग के साइन के बाद आ रही है उसके अंश को हर की जगह पे लिखते हैं और हर को अंश की जगह पे लिखते हैं। मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसका जो क्रम है उसको उल्टा कर देते हैं, सर नीचे पैर ऊपर। यस, और अब इसके बाद गुणा का साइन, तो सेम जैसे गुण की गुणा करने पर हम अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम 7 को गुणा करेंगे हम किससे, 4 से। तो 7 को 4 से गुणा करेंगे 7 चौक 28, और 6 को 4 से गुणा करेंगे आ गया हमारे पास 24। राइट, अब ये 28/24 क्या p/q के रूप में है? यस, ये p/q के रूप में है। और इसका मतलब ये हुआ कि एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग देने पर जो भागफल है वो परिमेय संख्या ही आएगी, यदि भाग देने वाली परिमेय संख्या 0 नहीं हो तो। जो दूसरा गुणधर्म है वो है क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी। क्रम विनिमयता मतलब जब हम संख्याओं का क्रम बदलकर, जैसे कोई भी ऑपरेशन करें हम, जैसे कि योग करें, घटा करें, गुणा करें या विभाजन करें, अगर हम दो परिमेय संख्याओं को क्रम बदल करके लिखते हैं तो क्या उनके योगफल में, शेषफल में, गुणनफल में या भागफल में
परिवर्तन आता है या नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं हम क्रम विनिमयता। अगर परिवर्तन नहीं आता है तो वो क्रम विनिमय होती है, और परिवर्तन आता है तो वो क्रम विनिमय नहीं होती। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने लेना है कि क्या परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती हैं या नहीं होती हैं। तो हम दो संख्या लेते हैं, जैसे हमने एक संख्या ली 3 और दूसरी संख्या ले ली हमने 2, क्योंकि हम योग कर रहे हैं तो 3 + 2 लिखेंगे। और बराबर अगर हम इनका क्रम बदलने का मतलब होता है कि 3 को 2 को 3 की जगह पे और 3 को 2 की जगह पे, राइट। तो इस तरीके से हमने बदल के लिख दिया। अब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 5 आता है, और इधर हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो भी हमारे पास कितना आया, 5 आ गया। तो इससे क्या समझ में आया हमें कि जब हम संख्याओं को, दो संख्याओं को या दो से ज्यादा संख्याओं को जोड़ रहे हैं और अगर हम उनका क्रम बदल करके लिख देंगे तो उनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये तो होगी संख्याओं की बात, लेकिन हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याएं। तो हम देखें परिमेय संख्याओं को करने पर भी ऐसा ही होता है या कुछ अलग आता है। तो हम लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया यहाँ पे 1/4 + 2/4 बराबर, अब देखो 1/4 पहले आ रहा है यहाँ पे और 2/4 बाद में आ रहा है। तो अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, 2/4 को पहले लिख देंगे और 1/4 को लिख देंगे हम बाद में। तो क्रम बदल गया, जो संख्या पहले आई थी वो बाद में आ गई और जो बाद में आई थी वो पहले आ गई। चलो हम जोड़ते हैं, इनका दोनों का जो एलसीएम है वो आ गया हमारे पास 4। तो 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो बराबर कितना आ गया हमारे पास यहाँ 3/4। दूसरी तरफ देखते हैं, ये 2/4 + 1/4 क्या इसका भी योगफल समान आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे भी एलसीएम 4 आ गया, एलसीएम आ गया हमारे पास यहाँ 4 और 2 + 1 बराबर कितना आ गया 3/4। तो ये वाला 3/4 इस वाले 3/4 के बराबर आ रहा है। तो इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती हैं। मतलब कि परिमेय संख्याओं को जोड़ते समय अगर हम उनका क्रम बदल करके लिखेंगे तब भी उनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके, इसके बाद देखते हैं हम घटा करने पर, कि घटा करने पर भी परिवर्तन होता है या नहीं होता, या शेषफल एक जैसा ही आता है क्रम बदलने पर या अलग अलग आता है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे 3 में से घटाना है हमें 2 को, बराबर क्या शेषफल आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि 2 को पहले लिखते हैं और 3 को लिखते हैं बाद में और घटाते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 में से 2 को घटाया तो हमारे पास कितना आया, 1 आया, ठीक है। और यहाँ पे हम 2 में से 3 को घटाते हैं तो क्या आएगा, -1 आएगा, जो कि ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया एक हमने नेचुरल नंबर, एक प्राकृत संख्या को ले लिया। चलो अगर हमें इसका एग्जाम्पल हम परिमेय संख्या से लें, तो जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे 2/4 और इसमें से घटाना है हमें 1/4 को। दूसरी बार 1/4 में से हमें घटाना है किसको, 2/4 को। तो अब देखो 4 एलसीएम ले लिया यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 1/4। दूसरी बार 4 को एलसीएम ले लिया, यहाँ भी 4 को एलसीएम ले लिया, अब 1 - 2, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस का 1/4, जो कि 1/4 और -1/4 बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि परिमेय संख्याएं घटा के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती, जबकि योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। यस, इसके बाद हम देखते हैं जो तीसरा ऑपरेशन है वो क्या होता है, गुणा करने के अंतर्गत। तो हमें पता लगाना है कि गुणा करने के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय होती हैं या नहीं होती। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे हमने लिखा 4 × 2 बराबर, क्रम बदलना है तो 2 को पहले लिख देंगे और 4 को लिख देंगे हम बाद में, राइट। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आया, 8 आ गया, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तब भी 8 आ गया। तो प्राकृत संख्याएं तो क्रम विनिमय है। तो अब देखते हैं क्या परिमेय संख्याएं भी क्रम विनिमय होती हैं या नहीं होती। तो लेट्स से 2/4 और इसको गुणा करना है हमें किससे, 1/4 से। दूसरी बार 1/4 को गुणा करना है हमें किससे, 2/4 से। तो गुणा करते हैं, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। इधर 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। तो हमारे पास दोनों ही बार जो गुणनफल है वो बराबर आ रहा है, सेम आ रहा है। यस, सेम आ रहा है, सही है। ये भी, ये और ये दोनों क्या है, समान है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होती हैं। अब हम देखते हैं कि विभाजन के अंतर्गत क्रम विनिमय होती हैं या नहीं होती हैं। चलो हम भाग करते हैं, हम यहाँ पे भाग करते हैं 4/2 बराबर, क्रम बदल के लिखना है, 2
भाग 4, ऐसे ऐसे लिखना है हमें, राइट। तो अब लिख दिया हमने। अब 4 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार भाग गया इसके अंदर, राइट। या हम भाग करके देखें यहाँ पे, चलो हम भाग करके देख लेते हैं। 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, भाग पूरा पूरा गया, शेषफल कुछ नहीं बचा, तो भागफल क्या आया हमारे पास 2। अब इधर 2 में भाग देना है हमें, किसका, 4 का। तो 2 में 4 का भाग जाता है, नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद यहाँ पे ले लेंगे एक 0। अब ये कितना बन गया, 20। 20 में 4 का भाग कितनी बार गया, 5 बार, यस 20, और ये पूरा पूरा भाग गया। तो भागफल कितना आया हमारे पास, 0.5, जिसको कि हम 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। 0.5 का मतलब आधा होता है। तो अब देखो यहाँ पे जो आंसर है, जो भागफल है, वो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। एक आया 2 और दूसरा आया हमारे पास 1/2, जो कि बराबर नहीं है। तो अगर ये बराबर नहीं है तो इससे क्या समझ में आया कि परिमेय संख्याएं विभाजन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती, या अगर हम उनका क्रम बदलकर भाग करेंगे तो भागफल समान नहीं आते। इसके बाद जो गुणधर्म आता है वो है साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। साहचर्यता में होता क्या है बेसिकली, जैसे कि हम 3 संख्याएं लेंगे योग के अंतर्गत, लेट्स से जैसे 3 संख्याएं ली हमने, a + b + c। अब अगर हम इन पहली 2 संख्याओं को जोड़ें और इन दोनों के योगफल में अगर हम इस लास्ट संख्या को जोड़ेंगे तो इसका जो भी योगफल आएगा, इसको हम चेंज करके जोड़े, जैसे लेट्स से a + b + c। अब हम लास्ट की दोनों संख्याओं को जोड़ें और पहली संख्या को उन दोनों के योगफल में जोड़ें, तो क्या इनके योगफल में कोई परिवर्तन होता है या एक जैसी रहती हैं। तो अब हम संख्याएं लेके देखते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन हम संख्याएं लेके देखते हैं। चलो हम एक संख्या लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया 1 + 2 + 3। तो हम क्या कर रहे हैं, पहली 2 संख्याओं को का योग कर रहे हैं। यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ेंगे, कितना आ गया, 3 आ गया। तो इन दोनों का योगफल 3 आ गया। अब उसके बाद जो तीसरी संख्या है उसको भी पहली 2 संख्याओं के योगफल में जोड़ेंगे, तो 3 और 3 को जोड़ा, कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब दूसरी बार हम क्या करते हैं कि इन संख्याओं को फिर से जोड़ते हैं, लेकिन हम लास्ट की दोनों संख्याओं को पहले जोड़ते हैं, और 2 और 3 को जोड़ा, लास्ट की दोनों संख्याओं का योगफल कितना आया, 5 आ गया। और फिर इन दोनों के योगफल में जो पहली संख्या है उसको जोड़ेंगे, तो 5 और 1 कितने हो गए, 6। तो यहाँ पर भी योगफल हमारे पास 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, और यहाँ पर भी योगफल हमारे पास 6 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि परिमेय संख्याएं साहचर्यता मतलब योग के अंतर्गत साहचर्य होती है। साहचर्य मीन्स उनको अगर हम पहले 2 संख्याओं को जोड़ें और फिर तीसरी को जोड़ें योगफल में, उसके बाद अगर हम लास्ट की 2 संख्याओं को जोड़कर पहली को उनके योगफल में जोड़े तो उनका योगफल बराबर आता है। तो ये तो एक प्राकृत संख्याएं होगी। अगर हम परिमेय संख्या लें कि परिमेय संख्याओं के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता, क्योंकि हमारा टॉपिक तो परिमेय संख्या है ना, तो हम लेते हैं 1/2 + 3/2 + 4/2 बराबर, फिर से हम सेम परिमेय संख्या को लिखेंगे, पर हम इनका जब योगफल करेंगे तब हम इनका योगफल पहले इन 2 का योगफल करेंगे। तो इन दोनों का योगफल करेंगे 1/2 + 3/2 का, तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 2, और 1 + 3 बराबर कितना हो गया, 4/2। और इस 4/2 में हम दूसरा 4/2 भी जोड़ेंगे। पहली 2 परिमेय संख्याओं का योगफल कितना आया, 4/2, और दूसरी जो तीसरी परिमेय संख्या है वो हमारे पास 4/2 है। तो 4/2 = 4/2 करेंगे तो हमारे पास 2 एलसीएम आ गया, 4 + 4 बराबर कितना हो गया, 8। तो इन तीनों परिमेय संख्याओं का योगफल आया हमारे पास 8/2। अब हम करते हैं इनको मीन्स लास्ट की 2 संख्याओं को पहले जोड़ते हैं और पहली परिमेय संख्याओं को हम अंतिम दोनों परिमेय संख्याओं के योगफल में जोड़ेंगे। तो चलो जोड़ते हैं इन दोनों को, तो इन दोनों का एलसीएम भी 2 आएगा। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ आ गया 3 + 4, 3 और 4 को जोड़ेंगे, कितने हो गए, 7/2 हो गए। और 7/2 में क्या जोड़ना है हमें, 1/2 जोड़ना है। तो यहाँ पे हम इसमें 1/2 जोड़ेंगे, तो 1/2 जोड़ा हमने, 7 + 1 बराबर कितना आ गया, 8/2। तो यहां पर भी 8/2 आ रहा है और इधर भी 8/2 आ रहा है। तो इससे क्या समझ में आया हमें, इससे समझ में ये आया कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत साहचर्य होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये घटा के अंतर्गत साहचर्य होती है या नहीं होती है।
फॉर एग्जाम्पल एक संख्या लेते हैं हम, हमने यहाँ पे एक संख्या ली 5 माइनस 4 माइनस 3, और फिर इसका क्रम बदल करके फिर हम 5 माइनस 4 माइनस 3 फिर से लिखेंगे। पहले इन दोनों को घटाएंगे हम, 5 में से 4 गए तो कितने बचे, 1 बच गया, और 1 में से फिर दूसरी संख्या को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ बचेंगे माइनस के 2। अब हम लास्ट की दोनों संख्याओं को पहले घटाते हैं। 4 में से 3 को घटाया तो बचा हमारे पास 1, ठीक है, और एक बचा हमारे पास, और इस 1 को घटाना है किस में से, 5 में से। तो अब यहाँ पे हम 5 में से 1 को घटाते हैं तो हमारे पास कितने बचे, 4। तो यहाँ तो जो पहली बार हम कर रहे हैं तो वहां पे माइनस का 2 आ रहा है उत्तर, और इधर हमारा आ रहा है हमारे पास प्लस का 4। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि घटा के अंतर्गत परिमेय संख्याएं साहचर्य नहीं होती। तो जैसे प्राकृत संख्याएं साहचर्य नहीं है तो ऑब्वियसली परिमेय संख्याएं भी साहचर्य नहीं होंगी। इसके बाद गुणा के अंतर्गत साहचर्य होती हैं क्या, तो हम गुणा करके देखते हैं। 1/2 गुणा 3/2 गुणा 4/2 बराबर, फिर से सेम संख्या लिखेंगे, 1/2 3/2 गुणा 4/2। तो पहला काम क्या होगा हमारा, पहली दो परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे और इनके गुणनफल में तीसरी परिमेय संख्या, इनके गुणनफल को तीसरी परिमेय संख्या के गुणनफल से गुणा करेंगे। तो गुणा जब हम दो परिमेय संख्याओं को या भिन्नों को गुणा करते हैं तो अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। तो 1 को 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, और 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। अब इसके बाद तीसरी परिमेय संख्या, तो इनका जो गुणनफल है वो आ गया 3/4। तो तीसरी परिमेय संख्या क्या हो गई हमारे पास, 4/2। 4/2, अब इन दोनों को गुणा करेंगे हम, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 12, और 4 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आया 8। ठीक है, तो इन तीनों परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना आ गया, 12/8 आ गया। तो हम इधर करके देखते हैं। तो अब इस इधर वाली में क्या करना है, इधर वाली में हमें जो अंतिम लास्ट की जो दो परिमेय संख्या है उनको पहले गुणा करेंगे। इसमें हमने पहली दो परिमेय संख्याओं को गुणा किया और इसमें हम लास्ट की दो परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे। तो इन दोनों को गुणा करते हैं, 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे, आया हमारे पास 12, और 2 को 2 से गुणा करेंगे, आया गया हमारे पास 4। अब जो लास्ट की दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल है उसको हम गुणा करेंगे पहली परिमेय संख्या से। तो पहली परिमेय संख्या क्या है यहाँ पे, 1/2। अब 1/2 को 12/4 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 और 4 दूनी 8। तो इधर 12/8 आया था और दूसरी तरफ भी हमारे पास कितना आ गया, 12/8 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत साहचर्य होती हैं। तो अगर गुणन के अंतर्गत साहचर्य होती हैं, योग के अंतर्गत साहचर्य होती हैं तो गुणन के अंतर्गत साहचर्य होंगी। घटा के अंतर्गत साहचर्य नहीं होती तो निश्चित रूप से भाग के अंतर्गत भी साहचर्य नहीं होंगी। तो योज्य प्रतिलोम होता क्या है, योज्य प्रतिलोम के बारे में जानेंगे, सीखेंगे हम अभी। योज्य प्रतिलोम मतलब होता है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, दो परिमेय या दो संख्याओं को, कोई भी दो संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर योगफल 0 आए तो वो योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। अब आश्चर्य की बात है कि अगर हम दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो शून्य कैसे आएगा, जोड़ने पर तो संख्या बढ़ेगी ना। जैसे हम 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, शून्य कैसे आएगा। तो जब योज्य प्रतिलोम किसी संख्या का, हमें अगर योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो योज्य प्रतिलोम के लिए हम क्या करते हैं, उसी संख्या को उसका साइन बदलकर, उसका चिन्ह बदलकर लिखते हैं। चिन्ह मतलब जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे प्लस का 2 और मुझे इसका योज्य प्रतिलोम लिखना है, तो मैं इसी संख्या को चिन्ह बदलकर, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो मैं इसको लिख दूंगा -2। अब देखो, अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे 2 में हमें जोड़ना है -2 को, तो कितना आंसर आएगा, 0 आएगा ना, क्योंकि 2 और इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 2, तो 2 में से 2 गए तो कितने बचे हमारे पास, 0, राइट। तो योगफल कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। इसलिए योज्य प्रतिलोम में उसी संख्या को साइन बदल करके लिखना है। जैसे कि अब आप कहोगे कि सर अगर माइनस की कोई संख्या आए तो हम उसका योज्य प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। अगर -3 है तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो होगा
योज्य प्रतिलोम इसका होगा +3, क्योंकि -3 और +3 करेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये दोनों आपस में कट गए और हमारे पास आएगा आंसर 0। तो थोड़ा सा मतलब हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि योज्य प्रतिलोम में उसी संख्या को, जिस संख्या का हम योज्य प्रतिलोम ज्ञात कर रहे हैं, उसी संख्या को चिन्ह बदलकर लिखते हैं। अगर प्लस है तो माइनस लिखेंगे और माइनस है तो प्लस लिखेंगे। अब हम परिमेय संख्याओं के साथ करके देखें कि परिमेय संख्याओं के साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या लेते हैं। हमने एक संख्या ली यहाँ पे 2/3, इसका योज्य प्रतिलोम लिखना है हमें। तो इसका योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए हम इसका योज्य प्रतिलोम सेम इसके साथ हम चिन्ह बदल कर लिख देंगे। तो इसका योज्य प्रतिलोम लिखेंगे हम -2/3, राइट। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ गया। अब संख्याओं का को जोड़ने पर योगफल 0 आना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ते हैं। किस किस को, 2/3 को और -2/3 को। तो जोड़ने के लिए यहाँ पे हमें बीच में प्लस का निशान लगाना पड़ेगा। तो प्लस का निशान लगाया। सबसे पहले बोर्डमास याद है, इससे एक वीडियो में हमने बोर्डमास के बारे में बताया था। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब इसका ब्रैकेट अगर हम हटाएंगे तो माइनस और प्लस का जो साइन है ये दोनों गुणा हो जाएंगे, और प्लस को माइनस से गुणा करने पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो अब ये दो साइन ना रहकर ये दोनों गुणा होकर के किस में बदल गए, माइनस में। तो 2/3 माइनस ये दूसरी संख्या भी 2/3 है, ठीक है। 3 में यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने 3, 2 में से 2 गया तो कितना बचा, 0। तो योगफल कितना आ गया आपके पास, दूसरी परिमेय संख्या क्या आ गई, 0 आ गई, राइट। तो इसलिए ये एक दूसरे की क्या हो गई, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम सिंपली क्या याद रखना है, उसी संख्या को साइन बदल करके लिख देना है, तो वो उसकी योज्य प्रतिलोम हो जाएगी। इसके बाद आता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जैसे योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर 0 आना चाहिए, तो गुणात्मक का मतलब गुणा करने से संबंधित होगा। तो गुणा करने का, गुणात्मक का मतलब दो संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं और उनका गुणनफल 1 आए तो वो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होती है। अब गुणनफल 1 कैसे आएगा, 1 को 1 से गुणा करने पर ही 1 आ सकता है। बाकी आप अगर कोई दो और संख्याओं को गुणा करोगे तो वो गुणनफल तो 1 नहीं आएगा। जैसे 2 को 1 से गुणा करोगे 2 आएगा, 2 को 3 से गुणा करोगे 6 आएगा, 6 को 3 से गुणा करोगे 18 आएगा। 1 कैसे आएगा, तो चलो हम करते हैं इसको। हम एक परिमेय संख्या लेते हैं यहाँ पे 1/2। अब इस 1/2 को हमें गुणा करना है दूसरी परिमेय संख्या से और इसका गुणनफल 1 आना चाहिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जिस परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है उसी परिमेय संख्या को उल्टा करके लिखते हैं 2/1। उल्टा मतलब अंश जो पहली परिमेय संख्या का अंश दूसरी परिमेय संख्या में हर बन जाएगा और पहली परिमेय संख्या का हर दूसरी परिमेय संख्या में अंश बन जाएगा। तो ये हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम, मीन्स इसका उल्टा हो गया ना, सिर नीचे पैर ऊपर। अब इन दोनों को अब इनके बीच में गुणा का साइन है, तो हम जब परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। यहाँ पे हम 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2। अब 2/2 आ गया। 2/2 का मतलब क्या 1 होता है, हाँ जी, इसका मतलब 1 होता है। कैसे होता है, 2 में 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, तो उत्तर कितना आया हमारे पास 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम में उसी परिमेय संख्या को उल्टा करके लिखते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो हम क्या लिखेंगे इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम लिखेंगे 4/3, क्योंकि 3/4 को 4/3 से गुणा करते हैं तो इसका गुणनफल 1 आएगा। 3 चौके 12 और इधर 4 तिये 12, 12 में 12 का भाग दिया कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये इसलिए ये गुणात्मक प्रतिलोम है। तो योज्य प्रतिलोम में उसी संख्या का चिन्ह बदल कर लिखेंगे और गुणात्मक प्रतिलोम में उसी संख्या को उल्टा करके लिखेंगे। अब इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं लास्ट में, उनके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं और वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। पहले जो प्रकार के क्वेश्चन है वो आते हैं कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करना है, और जो दूसरे वाले क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में और बहुत सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये दो चीजें हम सीखते हैं और ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला होता है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करना। संख्या रेखा होती क्या है, संख्या रेखा होती है बेसिकली, हम एक लाइन भी बनाते हैं यहाँ पे। हम मान लेते हैं कि ये हमारा 0 है, तो 0 से राइट की तरफ गए
और फिर 0 से हम आगे लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ये हो गई हमारी लाइन, इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया। जो इसका ओरिजिन पॉइंट है वो 0 हो गया। राइट की तरफ मतलब दाईं तरफ जाएंगे तो प्लस की संख्याएं आती हैं सारी, और बाईं तरफ आएंगे, लेफ्ट में आएंगे तो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो माइनस की आती हैं। ऋणात्मक, ये धनात्मक हो गई और ये ऋणात्मक हो गई। तो 0 1 प्लस का, 2 प्लस का, 3 प्लस का, 4 प्लस का। तो राइट की तरफ जितना आप बढ़ते जाओगे आपका नंबर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और जब हम लेफ्ट की तरफ आते हैं 0 से, यहाँ आ गया आपका -1, इधर आ गया -2 और इधर आ गया -3। तो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नंबर जो ऑर्डर है वो बढ़ता जाएगा, और राइट से लेफ्ट आएंगे तो ऑर्डर घटता जाएगा। ओके, तो ये तो प्राकृत संख्याएं होगी। अभी आपसे कोई बोले कि 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करो तो आप फट से गिनोगे 0 से 1 2 3, ये 3 है जी, ये संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करो तो यहाँ आप 0 से लेफ्ट की तरफ आओगे, पहले गिनोगे -1 और ये -2 है जी, ये हो गया निरूपित, ये हो गया अंकित। अब बात आती है परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें। तो चलो हम एक परिमेय संख्या लेते हैं। जैसे हमने एक परिमेय संख्या ली 2/5, इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ऑलराइट, तो 2/5, ये जो 5 है ये क्या है, हर है। अब इस हर को हमें, हर से हम अंश में भाग देंगे। अगर हम 2 से 5 में 5 का भाग देते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 0.4। 0.4 मतलब ये जो 2/5 है उसकी वैल्यू 0.4 के बराबर है, जो कि कहीं पर 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम पता कैसे लगाएंगे 0 से 1 के बीच में 0.4 कहां पे होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हर है, जैसे हर 5 है तो 0 से 1 को हमें 5 बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम कोई भी परिमेय संख्या को जब संख्या रेखा पर अंकित करते हैं तो हर को देखना है हमें कि हर कितना है, उतने ही भाग में हम 0 से 1 को डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ 5 है तो 0 से 1 को 5 हिस्सों में बांटेंगे। अगर यहाँ 3 होता तो 0 से 1 को हम 3 हिस्सों में बांटते। तो चलो हम इसको 5 हिस्सों में बांट लेते हैं, 1 2 3 4। सो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा और 5 हिस्सा। ठीक है, और इनको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये 5 भागों में बटा हुआ है तो इस पहले वाले को लिखेंगे हम 1/5, दूसरे वाले को लिखेंगे हम 2/5, तीसरे वाले को लिखेंगे हम 3/5 और इसको लिखेंगे हम 4/5 और सबसे लास्ट वाले को लिखेंगे हम 5/5। जिसका मतलब क्या होता है, 5 में 5 का भाग देंगे तो उसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। हमें किसको अंकित करना है, कौन सी परिमेय संख्या को अंकित करना है संख्या रेखा पर, 2/5 को। तो कहां, कहीं पे यहाँ हमारे पास हमारा 2/5 आ रहा है, हाँ ये 2/5 आ रहा है। तो 2/5 कहां होगा, यहां पर होगा। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। अब अगर आपसे कोई कहे कि नहीं चलो ये तो धनात्मक संख्या है, अगर नेगेटिव या ऋणात्मक आए तो कैसे अंकित करोगे, ऋणात्मक आती है तो हम 0 से लेफ्ट की तरफ आएंगे। ठीक है, और ये जो -2/5 है वो कहां आएगा, 0 से -1 के बीच में। तो इसको भी हम सेम जितने हर हैं उतने हिस्सों में 0 से 1 को हम बांट लेंगे। तो हम बांट लेते हैं 0 से 1 को, कितने हिस्सों में बांटना है, 5 हिस्सों में बांटना है, क्योंकि इसका हर कितना है, 5 है। तो बांटते हैं 5 हिस्सों में, 1 2 3 4, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा। तो ये जो सबसे लास्ट वाला है 5 हिस्सा हो गया। तो यहां से 0 से 1 जो पहला हिस्सा है इसको हम लिखेंगे -1/5। माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं ना, माइनस की तरफ आ रहे हैं। 0 से लेफ्ट की तरफ आना मतलब नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या है। तो -1/5, दूसरा हो गया -2/5, फिर तीसरा हो गया -3/5, -4/5 और -5/5, जिसका मतलब -1 होता है। तो -2/5 हमें अंकित करना है। तो कहां पे -2/5, ये रहा -2/5, तो यहां पर आपका -2/5 आएगा। तो इस तरीके से कोई भी परिमेय संख्या आए चाहे उसको आप संख्या रेखा पर अंकित कर सकते हैं। क्या ध्यान रखना है, हर जितना है उतने ही हिस्सों में 0 से 1 को बांटना है। तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करना। दूसरा आता है, जो लास्ट है क्वेश्चन हमारा, वो है दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। चलो हम एक दो परिमेय संख्या लेते हैं, 1/2 और
दूसरी परिमेय संख्या ले ली हमने यहाँ पर 2/5। इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम कैसे परिमेय संख्या ज्ञात करें इन दोनों के बीच में? तो 1/2 और 2/5 हमें देखना है क्या इनके हर बराबर है दोनों के? नहीं, इन दोनों के हर अलग अलग हैं। तो जब भी हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो क्या होगा कि हमें हरों को समान करना है। हरों को समान करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का हम मल्टीपल ढूंढेंगे, इन दोनों का गुणज देखेंगे कि क्या होगा। तो 2 और 5 का गुणज कितना होता है? 10 होता है। तो इन दोनों का जो गुणज आएगा वो 10 आएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको 2 को भी 10 बनाएंगे। तो 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे और 5 को 10 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। अब भिन्नों में या परिमेय संख्याओं में अगर हम हर को किसी नंबर से गुणा करते हैं तो सेम नंबर से हम अंश को भी गुणा करेंगे। जो हम बॉटम के साथ करते हैं वो हमें टॉप के साथ भी करना पड़ता है। तो अब देखो हमने 5 से नीचे 2 को गुणा किया तो 5 से 1 को गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और ये हो गया 5 दूनी 10। फिर इसके बाद दूसरा 2 दूनी 4 और ये हो गया 5 दूनी 10। ठीक है, तो हमारे पास दो परिमेय संख्या आ गई 4/10 और दूसरी आ गई हमारे पास 5/10। राइट, तो दो परिमेय संख्या आ गई। अब इसके बाद अगर हमें कोई आपसे कहे कि इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करो तो हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, या उससे एक संख्या ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे। या यूं कहें कि हमें इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 4/10 और 5/10 के बीच में 5 और परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो और दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान है। इसका भी हर 10 है और इसका भी हर 10 है और इन दोनों के बीच में तो 1 का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम और 5 कैसे निकालेंगे? तो और 5 निकालने के लिए हम 10 से गुणा करेंगे। किसको? हर को। तो हम अंश को भी 10 से गुणा कर देंगे और दोनों को 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो 4/10 4 गुणा 10 को गुणा करेंगे, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40 हो गया और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ गया। फिर हम 5 को 10 से गुणा करेंगे 50 आ गया और 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 आ गया। तो 40/100 और 50/100 इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकल सकती हैं? जैसे 40 के बाद आएगी 41/100, 42/100, 43/100, 44/100, 45/100 और डैश कहां तक निकाल सकते हैं हम? 50/100 तक। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये 4/10 और 5/10 40/100 और 50/100 के बराबर कैसे है? ये समतुल्य भिन्न होती हैं। 4/10 और जैसे 4/10 और 50/10 40/100 और 50/100 के बराबर है। कैसे बराबर है? जैसे कि इसकी 0 से 0 कट गई तो रह गया 4/10 यहाँ पे और इसकी 0 से 0 काट देंगे तो ये भी रह गया 5/10। तो बेसिकली हम जब एक परिमेय संख्या को जब गुणा करते हैं किसी एक नंबर से और उसके अंश और हर दोनों को गुणा करते हैं तो उनका जो गुणनफल आता है वो एक समतुल्य भिन्न आती है। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं।